अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से एक अहम शख्सियत से मुलाकात के प्रोग्राम में आज हम बीआरएस के फाउंडर मेंबर और तहरीक मुस्लिम शब्बान के वाइस प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल हक कमर साहब के पास मौजूद है। चूँकि तेलंगाना में 10 साल के बाद एक नई हुकूमत फॉर्म होने जा रही है, तो इसी सिलसिले में जो हुकूमत पिछली चली गई वो रियासत तेलंगाना को क्या नुकसानात पहुंचाई, इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका खैर मकदम करता हूं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हमारे सिद्दीकी चैनल के जनाब सिद्दीकी भाई साहब को कि बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे पास आए और आप मेरे कुछ ख्यालात लेने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला सवाल ये है कि कांग्रेस की हुकूमत तेलंगाना में फॉर्म होने जा रही है, तो 10 साल के बाद ये पलट के फिर आई है, तो इसके लिए चैलेंजेस क्या है? सबसे अहम चीज़ तो ये है, देखिए 10 साल पहले जो 2014 में जब बीआरएस फॉर्म करी थी तो बीआरएस के बुलंदबांग दावे थे, उसमें हम भी वो दावों में बह गए थे, हमारी गलती थी। और हम ये समझे कि वाकई ये जो जिस तरीके से इनके अपने चैलेंजेस है केसीआर साहब के कि भाई हम तमाम के साथ हम इंसाफ करेंगे, जो हुकूमत थी, जो निज़ाम सरकार की हुकूमत थी, बड़ी खुशहाल ज़िंदगी थी, हम यहाँ पर आपको वो खुशहाल ज़िंदगी देंगे, आप दोबारा आप तेलंगाना को जिताइए। तो हम समझे शायद वैसा ही होगा और हम भी क्या बोलते हैं उस मामले में हम पूरी कोशिश करें और हमारे अपने एक की नहीं तमाम के तवानाइयाँ इस्तेमाल करें हमारे कैडर के, और बिलाखिर गवर्नमेंट तश्कील दी। और जब तश्कील के टाइम पे जिस वक्त बिल पास हो रही थी दिल्ली में, हमारे वैसे 50 लोग दिल्ली में थे, क्योंकि तमाम के दिल में एक ख्वाहिश थी और खुशी थी कि बिल पास होने के बाद तेलंगाना हमारा वापस हमारे को मिलेगा और उसके बाद जो मेहनत करने वाले हैं उनका कोई सही तरीके से उनको जो पोजीशन मिलना चाहिए वो मिलेगा। क्योंकि हम जो मेहनत करें, हम एक फ्रीडम फाइटर है तेलंगाना के, बल्कि हमारा तस्वुर था। लेकिन जैसा ही तेलंगाना आया, आने के बाद से एकदम से एक तहनीती इजलास नहीं हुआ, तमाम जितने भी कैडर था, चाहे कोई कम्युनिटी का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, तमाम पूरों को यानी कि खैर बात करके ये केसीआर साहब एमआईएम से हाथ मिला लिए और उसका नतीजा ये हुआ कि तमाम के तमाम मायूस हुए। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो केसीआर साहब को जो एमआईएम बोलते रहे उसके ऊपर काम चलता रहा। उसी का नतीजा है कि 77,000 जो ज़मीनें थी जो वक्फ की, जो खुद गवर्नमेंट फार्म कर रहे थे, 77,000 चिल्लर थे। आज दोनों की यानी कि पुष्ट पनाई से नतीजा ये हुआ कि आज 22,000 ज़मीनें रह गई है, बकाया ज़मीनें पूरी ये लोगों की मेहरबानी से तबाह बर्बाद हुई। तो ये जो ज़मीनें वक्फ बोर्ड की जो तबाह बर्बाद हुई, तो उसको वापस लेने का कुछ रास्ता अब नई हुकूमत के पास है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है, मेरे जहन के हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि सबसे अहम चीज़ तो यह है कि मैं जब से देख रहा हूँ 4-5 डिकेड से मैं देख रहा हूँ कि जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं, चाहे वो शिया कम्युनिटी का हो, एमएलए जो भी है वो एक ही मखसूस कम्युनिटी का है, एमएलसी एक मखसूस कम्युनिटी का है जो एक ही जमात का है, सियासी जमात का। और आपके शिया कम्युनिटी हो या एमएलए कम्युनिटी हो या एमएलसी कम्युनिटी हो या एमपी हो, ये तमाम मुस्लिम्स में एक ही मखसूस सियासी जमात के लोग हैं। उसके साथ जो अपने मुतवल्लिस है उनकी भी एक ही उन्हीं की जमात का है। और वकला में जो एक को दिया जाता है वो भी जाकिर हुसैन जावेद जो है वो भी उन्हीं के साथ के हैं। तो ये तमाम एक प्रोग्राम के तहत ये लोग अपना एक सिस्टम बना के रखे हैं जिससे कि औखवी ज़्यादा का नुकसान पहुँचाए। ये तमाम सिस्टम को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, जैसा कि आज अफजल बियाबानी के ताल्लुक से भी नाम आ रहा है, तो मैं ये बात बोलूँगा कि अफजल बियाबानी पहले से 350 एकड़ ज़मीन 350 करोड़ के मामले में इनका केस चल रहा है। इन्हों भी कोयले की कान में काले हैं, इन्हों भी साफ सुथरे नहीं हैं। इनको भी आप अपने तरफ से ये एहतियात करना कांग्रेस गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि ऐसे लोगों को ना दे, और देना है तो ऐसे आदमी को दे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और आइंदा आने वाले दिनों में ये लोग कौम की सही तरीके से उसका प्रोटेक्शन कर सके। और ऐसा करे जैसा कि आज मसीहुल्लाह के वैसे लोगों को देके, गुंडों को और चोरों को देके, जो इंटरेस्ट पे सूद पे चलाने वालों को देके जो बर्बादी हुई है वक्फ की, ये एक तारीख में एक बहुत बड़ी यानी कि काले हरफों से लिखा जाएगा, सुनहरे नहीं काले हरफों से लिखा जाएगा कि मुसलमानों की बर्बादी करने में ये लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, ये बीआरएस का, उसके साथ अलायंस जमात का, जो उन्होंने ये बर्बाद किया। अब चूँकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का भी मसला चल रहा है, तो आपकी नज़र में आप किसका नाम आप अपनी तजवीज़ पेश करेंगे? देखिए, अगर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ताल्लुक से अगर आप बोले तो मैं एक बात बताऊंगा कि
अपने जो फिरोज़ खान है, फिरोज़ खान ओपन यानी कि ओपन मैंडेटली और समझिए ओपनली हर एक के सामने जो भी बात है बगैर दिल में रखे के बोलने वाला है, और वो सही तरीके से प्रोटेक्शन भी कर सकता है, और जो गलतियां हैं उसको उछाल भी सकता है, और बेबाक यानी कि लीडर है। अगर मिसाल के तौर पे ऐसे शख्स को अगर आप दे रहे हैं चेयरमैन वक्फ बोर्ड का, तो मैं समझता हूँ वो सही और राइट पर्सन है। अगर फिरोज़ खान को दे रहे हैं तो उससे हट के दूसरों को दे रहे, तो कोई भी मैनेज करने के लिए, आज देखिए एक बात मेरे जहन में है, जिस वक्त इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन के टाइम पे मैंने देखा कि चाहे वो शब्बीर अली साहब हो या मिसाल के साथ शब्बीर अली के समधी हो यानी कि AK खान साहब, ये दोनों का जो तालमेल है, आपसी रिश्तेदारी है, इसका असर क्या होता है, डायरेक्ट एमआईएम से ताल्लुक़ है। ये चीज़ों को सामने रखते हुए मेरा जहन ये काम करता है कि ऐसे लोगों को वक्फ की जायदादों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनको थोड़ा दूर रख के दूसरे लोगों को अगर आगे बढ़ाए जो कि साफ़ सुथरे रहे तो बेहतर है। चूँकि शब्बीर अली साहब अब जो माइनॉरिटी के वज़ीर भी बनना जा रहे हैं, ऐसा इम्कान है, तो उसके बाद फिर ये कैसा हो सकता? देखिए, शब्बीर अली साहब जो है, मेरी नज़र में शब्बीर अली साहब, महमूद अली साहब, दोनों भी के नामा अली से ही है, दोनों की भी मिजाज तकरीबन मिलती जुलती है। ये भी मुसलमानों को कभी भी खुंदल के रखने की कोशिश की है महमूद अली साहब, और ये भी जैसे इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हर मुसलमान को खुंदल के अपने आप को रखना चाहे, मुसलमानों को आप अपलिफ्ट करने की कोशिश नहीं की शब्बीर अली साहब, क्योंकि मैं वो जमात से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, और मेरी कम्युनिटी के लिए मैं अपलिफ्ट करने के लिए मैं बराबर ये बात कहूँगा कि खाली ये 12%, 4% की बात शब्बीर अली साहब की तरफ से जो बोली जाती है, वो सिर्फ बोलने की बात है, लेकिन असल तरीके से प्रैक्टिकल में जो मुसलमानों को अपलिफ्ट करना चाहिए, शब्बीर अली साहब कोई अपलिफ्ट नहीं करे, बल्कि अपने कैडर को जो साथ इनके रादिन रहने वाले थे उनको भी उन्होंने दबा के खुंदल के रखा, जिस तरीके से महमूद अली ने रखा था। मेरा ख्याल ये है। नहीं, ये तो बात सही है, मगर शब्बीर अली साहब को इसका फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो तीसरी बार भी इलेक्शन हारे, कामारेड्डी से 2 बार हारे, फिर अब निज़ामाबाद से एक उम्मीद के तौर पे गए थे, वहाँ पे भी बीजेपी को जीत हुई। तो इसके बारे में देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एज यू सो यू रीप। अच्छा बोएंगे तो अच्छा पाएंगे, बुरा बोएंगे तो बुरा पाएंगे। औकाफ की ज़्यादातर खाने वाले कभी अच्छे नहीं होते। औकाफ की जायदादों के ताल्लुक से जिसमें कामारेड्डी गया था, तो 350 वफ़ के जल्द मलगियों पे इनके जो इनके तहत है 350 बलगियाँ, तो मतलब ये वफ़ की जायदाद है, ये इन्होंने अपने कब्जे में लेके उसका किराया ले रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे। तो ऐसे तरीके से इनके कई वक़्त की जायदादों में इनका पहले से इन्वॉल्वमेंट था। तो जाहिर सी बात है, जब अगर इनका वक़्त में जब इन्वॉल्वमेंट था, तो गवर्नमेंट भी जो थी BRS गवर्नमेंट, वो भी जाने की वजह क्या है, 55,000 एकड़ ज़मीन की जो इन्होंने गवर्नमेंट लैंड बोल के जो उसको आपके धरनी पोर्टल में बदला, उसको गवर्नमेंट MRO को बोल के उसको पट्टे कन्वर्ट करे, उसी का नतीजा है कि BRS गवर्नमेंट गई। अगर इसी तरीके से अगर आप खामोश बैठ के अगर रहेंगे, तो जाहिर सी बात है जैसा पहले उन्होंने करे थे उनको उसका सज़ा मिली। अब ये जो आज जो हार रहे हो ना, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज जो मुसलमान तेलंगाना में पूरे के पूरे 5 के 5 हारने का मतलब ये हुआ कि हमारे को अफसोस होता है कि 80 लाख मुसलमान है तेलंगाना में। अगर गौर किया जाए तो 80 लाख में 1 लाख को एक आदमी के हिसाब से तो 8 MLA तो जीत के आना चाहिए था। शर्म आना चाहिए कि हमारे पास सियासी शऊर है ना, सियासी बसीरत है। हर एक खाली नाम के लिए बातें करते हैं, लेकिन आज तक ये सियासी एतबार से नहीं है। हमको अब ये कम से कम एक शर्म लेके, एक सबक लेके, आइंदा आने वाले दिनों में, एक जो आने वाले दिन है, इसके अंदर अपने आप को सुधारें और समझ के सियासी शऊर बेदार करें, और आइंदा आने वाले दिनों में कम से कम 5-10 MLA तो इलेक्ट हो के आए आने वाले 5 साल में। ये मेरी ख्वाहिश है। और जो आज तक के जो ये मजलिस का जो माहौल है, ये आपको और हमको मालूम है कि यहूदियों के से कुछ कम नहीं है ये लोग का माहौल, क्योंकि हमेशा ये लोग कौम के दुश्मन है, कौम के दोस्त नहीं है। ये सिर्फ अपने मफाद को देखते हैं, कभी कौम की हमदर्दी नहीं करते। जहाँ पर भी उनका मफाद का मामला है, कोई मुरवत नहीं करते ये लोग अपने मफाद। आज उसी का नतीजा है कि मुसलमान तमाम, आज तेलंगाना में जितने भी मुसलमान को खड़ा करे थे, तमाम के तमाम हारने की बुनियादी वजह वही है जो तकसीम किया गया वोटों को। हैदराबाद में जो इलेक्शन हुआ, उसके किस असना में आप उसको देखते हैं? जिस तरह मजलिस की पोलिंग परसेंटेज है और वोट की गिरावट है, जो कि याकुतपुरे की एक अहम सीट थी जहाँ पे 808 सीटों से वो हारे, और गुज़िश्ता जब इलेक्शन हुआ तो तकरीबन 20,000 वोट से अहमद पाशा खाजी साहब जीते थे। तो ये गिरावट का वजह क्या है? देखिए, गिरावट की वजह एक ही है कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अवाम में जो इन लोगों के ताल्लुक से जो पहले जो इनको जमात बोलते थे और जमात का एहसास रहा अवाम में, आहिस्ता आहिस्ता वो अवाम में से इनके जमात के ताल्लुक से वो जो एहसास थे, वो जज्बा था इनको सब प्रोटेक्ट करने का, वो प्रोटेक्ट करने का जज्बा ख़त्म हो गया अवाम में। और ये लोग क्या है, वो तमाम खुल के इनकी छवि बाहर आ गई, और उसी का नतीजा है कि इनको दिलचस्पी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसा हमारे को आर्टिकल 24 और 25 के तहत हमारे को जिस तरीके से हमारे अपने आप को हम जो फ्रीडम है, उसको फ्रीडम को ख़त्म करते हुए जब इलेक्शन कमिश्नर
जब एक डीजीपी को और डीजी को, जो मिसाल के तौर पे वो लोग बुग्गे देने के आए तो उनके ऊपर एक्शन ले सकता है, लेकिन गुज़िश्ता जब इलेक्शन के टाइम पे हर जगह पर बोगसिंग हुई, जबकि इस ताल्लुक से हमने लेके जाके रिप्रेजेंटेशन दिया था विकास राज को कि भाई ये बोगसिंग होती है यहाँ पर 3 बजे से 5 बजे तक, और ये एरिया में ऐसा होता है, और विकास राज को जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उनको देने के बावजूद उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। ये ऐसा दिखा मेरे को इलेक्शन कि ये पूरे तरीके से एक मैनेज हुआ एक जाना बूझा मंसूबे के तहत इलेक्शन हुआ, जिसका नतीजा है कि आज हमारे तमाम का नुकसान हुआ। इंशाल्लाह एक बहुत ही अहम तरीन इंटरव्यू आपके सामने पेश है। इंशाल्लाह फिर किसी एक अहम शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।